अभी हम चर्चा कर रहे थे तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के बारे में, और अब हम बात करेंगे तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत के बारे में। द्वितीयक तथ्यों को जिन स्रोतों के माध्यम से जिस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत कहते हैं। किसी भी अनुसंधान में द्वितीयक स्रोतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि प्राथमिक स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। द्वितीयक स्रोतों के द्वारा एक अनुसंधानकर्ता उन महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित करता है जो प्राथमिक तथ्यों की परीक्षा करने और अध्ययन करने की दिशा का निर्माण करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत प्रलेख। अगर हम व्यक्तिगत प्रलेख की बात करें तो व्यक्तिगत प्रलेख में पहला स्थान होता है जीवन इतिहास का। जीवन इतिहास शब्द का तात्पर्य किसी व्यापक आत्मकथा से होता है, परंतु सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधी तथ्य के लिए किया जा सकता है। जीवन इतिहास भी 3 रूपों में हो सकता है। इसमें पहला है स्वतः लिखित आत्मकथा। स्वतः लिखित आत्मकथा वह आत्मचरित है जो कि एक व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं के आधार पर स्वयं अपने बारे में लिखता है। अनेक दिन बाद भी पुरानी बातों को याद करके सुख दुख को अनुभव करने और आत्मविश्लेषण करने के लिए इस प्रकार की जीवनी लिखी जाती है। इसलिए इसको बहुत ही निष्पक्ष माना जाता है। इसका जो दूसरा प्रकार है वह है ऐच्छिक आत्मकथा। वे आत्मकथाएं जो किसी प्रकाशक या अन्य व्यक्ति के कहने से एक व्यक्ति ऐच्छिक तौर पर अपने बारे में लिखता है, तो उसको ऐच्छिक आत्मकथा कहा जाता है। तीसरा है संकलित जीवन इतिहास। वे जीवनियाँ जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती हैं, उनको हम संकलित जीवन इतिहास कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है, इसे व्यक्ति स्वयं नहीं लिखता है, बल्कि दूसरा व्यक्ति उसके बारे में जानकारियाँ एकत्र करके उसके द्वारा किए गए क्रियाकलाप, व्याख्यान, रचनाएं, साक्षात्कार, पत्र आदि के माध्यम से उसके रिश्तेदार, उसके मित्र मंडली, उसका पास पड़ोस, उसका पैतृक स्थान, उसका जन्म स्थान, जहाँ से भी जितनी जानकारियाँ मिल पाती हैं, वहाँ से वो जानकारियाँ एकत्र करके अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जीवन इतिहास लिखता है, तो उसे संकलित जीवन इतिहास कहा जाता है। विशेष करके महापुरुषों के संदर्भ में संकलित जीवन इतिहास लिखे जाते हैं, या संकलित जीवन इतिहास अनेक महापुरुषों के लिखे
गए हैं। इसी क्रम में जीवन इतिहास के बाद दूसरा स्थान है डायरी का। द्वितीयक तथ्यों के स्रोतों में डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुत से लोगों को डायरी लिखने का शौक़ होता है, वह प्रतिदिन डायरी लिखते हैं। और कुछ लोगों को तो इतना एक तरह से शौक़ होता है, एडिक्ट हो जाते हैं कि जब तक वो डायरी लिख ना लें रात में उनको नींद नहीं आती है। तो दिन भर के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, उन सबको वो रात में डायरी में लिखते हैं और उसके पश्चात ही उनको नींद आती है। वो उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और डायरी को बहुत ही गोपनीय तरीके से डायरी लिखने वाला रखता है ताकि कोई दूसरा जो है उसको ना पा पाए। तो डायरी को इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जो भी इंसान है और उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कि हम किसी अपराधी का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर अपराधी हमेशा से अपराधी नहीं रहा होता है कई बार, और वो अपराधी क्यों बना, क्या कारण, अगर वो डायरी लिखता है, ये डायरी लिखने की उसकी आदत रही होगी, तो अगर हमको उसके द्वारा लिखी गई डायरी मिल जाती है तो उसके जीवन के बहुत सारे छुए और अनछुए पहलू हमें दिखाई पड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, जिनसे हमें ये पता लगाने में आसानी होती है कि अमुक व्यक्ति अगर अपराधी जीवन में प्रवेश किया है, अपराधी बना है, तो उसके जीवन में कौन सी ऐसी दशाएं महत्वपूर्ण उत्पन्न हुई जिसने उसको अपराध जगत में ढकेल दिया। तो क्योंकि डायरी बहुत ही पर्सनल होती है, बहुत ही व्यक्तिगत होती है, लोग उसमें अपने प्रतिदिन की दिनचर्या, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण बातें नोट करते हैं और उनको चूँकि वो बहुत ही व्यक्तिगत रूप से छिपा करके रखते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि डायरी में लिखी हुई जो भी चीज़ें हैं वो विश्वसनीय हैं, वो सत्य हो सकती हैं, सत्यता का पुट उसमें ज़्यादा होगा, और इसलिए इसको द्वितीय स्रोत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है डायरी को। अब अगर हम बात करते हैं अगला, तो वह है पत्र। पत्र भी व्यक्तिगत होते हैं, इसीलिए इनके माध्यम से हमें एक व्यक्ति की जो आंतरिक भावनाएं हैं, आंतरिक विचार है, जो उनका दृष्टिकोण है, इन सब का पता लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। अपने पत्रों में लेखक कई बार अकपट रूप से, निष्पक्ष रूप से, वास्तविक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत कर देता है। इसलिए उनमें व्यक्ति जो कथन है, जो वाक्य हैं, जो विचार हैं, वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। बहुत सारे अध्ययनों के लिए पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, जैसे पारिवारिक तनाव है, चाहे मित्रता है, प्रेम है, वैवाहिक संबंध है, इन सब के बारे में जो भी कोमल भावनाएं पत्रों के माध्यम से उभर के आती हैं, बहुत अधिक जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन पत्रों की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, दोष हैं, क्योंकि कई बार होता है कि पत्र जो बहुत ही पर्सनल होते हैं, बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं, लोग उनको बहुत ही आंतरिक जीवन से संबंधित होते हैं, चूँकि वो इसलिए लोग उनको बहुत ही संभाल करके रखते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग पत्रों को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो उनके भावी जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। तो ये कारण है कि पत्र बहुत ज़्यादा हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसी में फ़ोटो एल्बम की बात हो सकती है। फ़ोटो, कुछ लोगों को फ़ोटोज़ और एल्बम एकत्र करने का शौक़ होता है, तो जिस प्रकार के वो फ़ोटो एकत्र करते हैं, जिस प्रकार का उनके पास एल्बम होता है, उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि इस व्यक्ति की मानसिकता कैसी है। अगर वो बहुत ज़्यादा फूल पत्ती, नेचर, पहाड़, झरनों की अगर फ़ोटो एल्बम एकत्र करता है, इसका मतलब उसको प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है। उसने तीर, कमान, बंदूक, भाला, इन सब चीज़ों के एल्बम इकट्ठा किए हुए, फ़ोटो इकट्ठा किए हुए एल्बम बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब उसको इस क्षेत्र में रुझान है। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग नज़रिया होता है,
जिस चीज़ से उसको प्रेम होता है उस चीज़ को वो एकत्र करके रखता है। वो चाहे फ़ोटो के रूप में हो, चाहे मूर्ति के रूप में हो, किसी अन्य रूप में हो, तो फ़ोटो एल्बम से भी हम किसी व्यक्ति की मानसिकता को, उसके विचारों को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। पत्रिकाएं किस प्रकार की पढ़ता है व्यक्ति, कैसी पत्रिकाएं हैं, सामाजिक है, राजनीतिक है या अन्य प्रकार की हैं, कहानियों की हैं, तो उन पत्रिकाओं से भी हम व्यक्ति की रुचि और उसका जो रुचि और उसकी जो सोच है उसके बारे में हम जान सकते हैं। उपन्यास कैसे हैं, जासूसी उपन्यास पढ़ रहा है, सामाजिक उपन्यास पढ़ रहा है, ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ रहा है, किस प्रकार के उपन्यास पढ़ रहा है, किस प्रकार का लिटरेचर उसको पसंद है। अगर वो पढ़ता है तो इससे भी बहुत कुछ जानकारी हमें उस व्यक्ति विशेष के बारे में मिल जाती है। फिर बात आती है संस्मरण की। संस्मरण यानी मेमोरीज, व्यक्तियों के द्वारा यात्राओं, जीवन घटनाओं और महत्वपूर्ण दशाओं के विषय में लिखे गए संस्मरण भी सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण सामग्री को प्रदान करते हैं। प्राचीन काल से ही इस प्रकार के संस्मरणों का संकलन होता रहा है। यात्रा वर्णन के संस्मरण ने बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्रदान की है। समय समय पर हमारे देश में जो अनेक विदेशी यात्री बन के आए हैं, चाहे वो मेगास्थनीज हो, भैंसांग हो, फाहियान हो, और इन सब ने जो यात्रा वर्णन लिखे हैं, जो अपने संस्मरण लिखे हैं, तो उनके उन संस्मरणों को पढ़ के ये पता चलता है कि उस समय का जो हमारा देश था, जो हमारा भारत था, उस समय के भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार का था, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी। तो संस्मरण के माध्यम से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ अपने अनुसंधान कार्य के लिए प्राप्त हो जाती हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे व्यक्तिगत प्रलेख की, और व्यक्तिगत प्रलेखों का अपना एक विशेष महत्व है, और जहाँ इनका विशेष महत्व है वहीं पर इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। अगर हम इनके महत्व की बात करें तो उपरोक्त विश्लेषण से इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेखों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्तिगत जीवन व घटनाओं के संबंध में ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में भी इनसे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, और इन प्रलेखों के द्वारा विचारों, मनोवृत्तियों का जितना स्पष्टीकरण संभव होता है उतना शायद किसी अन्य साधनों के द्वारा नहीं हो सकता। व्यक्तिगत मनोभाव और दृष्टिकोणों को ठीक से जान लेने से सामाजिक अनुसंधान में घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में बहुत सहायता मिलती है। और व्यक्तिगत प्रलेखों की अगर हम बात करें तो इसका एक उल्लेखनीय महत्व ये है कि इनसे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वे सूचनाएं या तथ्य तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक विश्वसनीय होते हैं, विशेषकर उस अवस्था में जब लेखक का उद्देश्य अपने लेखकों को या अपने लेखों को, प्रलेखों को प्रकाशित करना नहीं होता है। जैसे कि अगर हमें डायरी और पत्र आदि मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं और इनके माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ इनके इतना महत्व है वहीं पर इनकी अपनी सीमाएं भी हैं, कुछ अपनी कमियां हैं, दोष भी हैं। जैसे कि अगर हम कमियों की बात करें तो जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं वो हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे लोगों के निजी जीवन से संबंधित होते हैं और उसमें अनेक गोपनीय बातें होती हैं। और गोपनीय बातें होती हैं इस वजह से जो लेखक है, जो उत्तरदाता है, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, वह उनको
देने में कतराता है या डरता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत प्रलेखों में जो कुछ भी लिखा होता है वह सच है या नहीं, इस बात की जांच करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि ये सभी बीत चुकी हुई घटनाएं होती हैं। बीत चुकी हुई घटनाएं होती हैं और लेखक के आंतरिक जीवन से संबंधित होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति भावावेश में बहुत कुछ लिख जाता है। जो भावुक होते हैं वो थोड़ी सी घटना होती है और वो इतना भावुकता में बह जाते हैं कि बहुत कुछ लिख जाते हैं। तो इस प्रकार से विश्वसनीयता को ज्ञात करना आसान नहीं होता है। इसी प्रकार से और भी इसके कुछ दोष हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत प्रलेखों से जो जानकारी हमें मिलती है कई बार ऐसा भी होता है कि वो विकृत भी हो चुकी होती है। इसका कारण ये है कि कोई लेखक इन लेखों को प्रस्तुत करते समय पक्षपात की भावना या मिथ्या झुकाव से अपने को पूर्णतया मुक्त नहीं रख पाता है। वह अपने आदर्श, सिद्धांत, मूल्य या वाद को ही सर्वोत्तम मान बैठने की गलती करता है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत प्रलेखों में वैज्ञानिक अलगाव का नितांत अभाव होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो व्यक्तिगत प्रलेख है, जो व्यक्तिगत स्रोत है, चूँकि वह व्यक्ति अपने मनोभाव, अपने विचार, अपनी सोच, अपने वाद के हिसाब से लिखता है, एकत्र करता है, रखता है, आवश्यक नहीं है कि उसकी जो सोच है, जो उसका वाद है, जो उसकी विचार है, जो उसके आदर्श है, वो उस समय के सामाजिक व्यवस्था के मान्य आदर्श रहे हों। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि ये सूचनाएं व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं से संबंधित होते हैं, ना कि सामाजिक। इसलिए सामाजिक घटनाओं के संबंध में यदि हमें निष्कर्ष निकालना है तो अनुसंधानकर्ता को बहुत ही संभल के काम करना होगा, क्योंकि कहाँ तक इनका उपयोग किया जा सकता है ये अनुसंधानकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है। तो इसलिए भी इनके इस्तेमाल की, इनके प्रयोग की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रलेख की। सार्वजनिक प्रलेख की तथ्य एवं सूचना को प्राप्त करने का जो प्रलेखीय सूत्र है उसका दूसरा प्रकार है सार्वजनिक प्रलेख। सार्वजनिक प्रलेख वास्तव में वे प्रतिवेदन या रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स होती हैं जिन्हें कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था तैयार करती है, और इनको भी हम मोटे तौर से दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है प्रकाशित प्रलेख और नंबर 2 है अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख में वे प्रलेख आते हैं जो सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित कर दिए जाते हैं। अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठन जब प्राथमिक रूप से तथ्यों का संकलन करके उन्हें समाज के उपयोग के लिए प्रकाशित कर देते हैं, तो दूसरे अध्ययनकर्ताओं के लिए ऐसे तथ्य प्रकाशित प्रलेखों के रूप में अध्ययन का द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं। इन प्रकाशित प्रलेखों को अनेक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे समितियों तथा आयोगों के
प्रतिवेदन या रिपोर्ट, जैसे योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो चुका है, चुनाव आयोग, मद्य निषेध जांच समिति, अखिल भारतीय शिक्षा सुधार समिति आदि के द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त होती हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है व्यावसायिक संस्थाओं एवं परिषदों के प्रकाशन, जैसे राष्ट्रीय उत्पादन परिषद और बाल कल्याण परिषद आदि इसी श्रेणी में आने वाली संस्थाएं हैं। अनुसंधान संस्थाओं के प्रतिवेदन, वर्तमान समय में अनेक अनुसंधान संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान NCERT, राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद NCARE, टाटा समाज विज्ञान संस्थान तथा समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद आदि के प्रतिवेदन तथा विभिन्न जिलों के गजेटियर एवं सांख्यिकी बुलेटिन आदि। इसके अलावा व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन का मतलब ये है कि जो लोग निजी तौर पर, निजी स्तर पर शोध कार्य करते हैं और अपने रिसर्च वर्क को, शोध कार्य को प्रकाशित करते हैं, उनसे भी अनुसंधानकर्ताओं को द्वितीयक सामग्री प्राप्त हो जाती है। ये किसी संस्था के द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से किए गए अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन भी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष यानी यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO आदि। ये सारे प्रलेख ऐसे प्रलेख हैं जो प्रकाशित हुए हैं। कुछ ऐसे भी प्रलेख होते हैं जो किन्हीं कारणों से आम जनता के लिए, समाज के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। जो अप्रकाशित है, प्रकाशित नहीं है, उनमें नंबर 1 है पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ यानी वे महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ हैं जिनमें हमारे समाज की जानकारियों के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से ये पांडुलिपियाँ प्रकाशित नहीं हो पाई हैं। अनेक पुस्तकालयों में ये पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं और इनको संरक्षित घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इनके पेज, इनके पृष्ठ इतने गल गए हैं कि छूने मात्र से ही टूटने लगते हैं। तो ये हस्तलिखित बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, जो प्रकाशित नहीं हो पाई हैं, उनको पांडुलिपि कहते हैं। बहुत सी जगहों पर इनको धरोहर की तरह संरक्षित कर लिया गया है,
और कुछ जगहों पे तो इन पर काफ़ी काम भी हुआ है। जैसे कि मैं जानती हूँ ये रामपुर में है रज़ा लाइब्रेरी, तो उसमें पांडुलिपियों पे काफ़ी ज़्यादा पांडुलिपियों का ट्रांसलेशन किया गया है, उनको संरक्षित किया गया है, लिखा गया है, रखा गया है। तो बहुत सी जगहों पे ऐसी पांडुलिपियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। दूसरा जो अप्रकाशित प्रलेख है उसमें कह सकते हैं देश की सुरक्षा से संबंधित गोपनीय दस्तावेज, यानी कुछ ऐसे भी जानकारियाँ होती हैं, ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनको पब्लिकली ओपन नहीं किया जाता है, यानी आम जनता के सम्मुख जिनको प्रकाशित या सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। और ना करने का कारण ये होता है कि ये हमारे देश की संरक्षा, देश की सुरक्षा और गोपनीयता से इसमें जुड़े हुए तथ्य होते हैं, तो उनको भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, यानी कि कुछ शिलालेख हैं। शिलालेख तो जो पहले के जो राजा हुआ करते थे, जैसे अगर हम सम्राट अशोक की बात करें तो उनके बहुत सारे शिलालेख हैं। और शिलालेखों पर पहले जो सम्राट हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो शिलालेखों पर ही अपने राज्य की उपलब्धियां ही नहीं बल्कि नियम और कानून को भी वो उत्कीर्ण करवाते थे। वो शिलालेख काफ़ी समय तक की रहते थे और आज भी हमें अवशेष के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो शिलालेखों को पढ़ करके, देख करके भी बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं, द्वितीय सामग्री हमें प्राप्त हो जाती है। और पर्यटन स्थल पर जब हम जाते हैं तो पर्यटन स्थल पे अगर हम बात करें तो किसी भी समय में उस समय की जो सांस्कृतिक संस्कृति कितनी विकसित थी और सांस्कृतिक परंपरा कितनी समृद्ध थी, उस समय के जो बनी हुई जो प्राचीन इमारतें हैं, वास्तुशिल्प कितना समृद्ध था, उस समय की जो चित्रकला कितनी जो है संपन्न थी, ये सारी चीज़ें पर्यटन स्थल पर जा कर के हमें पता चलती हैं। कितनी कारीगरी से, कितनी बारीकी से, जब आज की तरह इतने साइंटिफिक टूल्स नहीं हुआ करते थे और कितनी बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो खड़ी हुई हैं, तो उनसे भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें अपने अध्ययन के लिए प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें कि उस समय की समाज व्यवस्था कैसी थी पहले, तो जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई है उसमें जो अवशेष मिले हैं, उसमें प्रॉपर जो नगर की जो व्यवस्था है वो देख करके वास्तव में आश्चर्य होता है कि उस समय पर भी लोग कितना योजनाबद्ध तरीके से नगरों का विकास करते थे, नगर का निर्माण होता था। लोग किस प्रकार से वहाँ स्नानागार भी हैं, वहाँ बर्तन भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। तो उस समय की संस्कृति, सांस्कृतिक परंपरा के बारे में, लोगों की जो जीवन शैली है, किस तरह से रहते थे, किनकी आराधना करते थे, किस प्रकार से उनका खान पान होता था, कैसे बर्तन का प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत ही व्यापक जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और तथ्य भी अनेक तरह के होते हैं। अभी हमने इनका जिक्र किया है कि प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य, और प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों की तरह उनके जो स्रोत हैं वो भी अलग अलग होते हैं। प्राथमिक तथ्यों के स्रोत अलग हैं और द्वितीयक तथ्यों के स्रोत अलग हैं, लेकिन अगर हम सम्मिलित रूप में इन दोनों की बात करें तो दोनों ही प्रकार के तथ्यों का सामाजिक अनुसंधान में अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। ये निर्भर करता है कि अनुसंधानकर्ता किस प्रकार से इन तथ्यों का अपने अनुसंधान कार्य में प्रयोग करता है। वो जितना ही विवेकपूर्ण तरीके से इन तथ्यों का इस्तेमाल अपने अनुसंधान कार्य में करता है, अनुसंधान कार्य उतना ही अधिक वैज्ञानिक निष्कर्ष देने के योग्य बनता है, उतना ही वैज्ञानिकता से परिपूर्ण होता है। तो दोनों ही प्रकार के तथ्यों का सामाजिक अनुसंधान में अपना विशेष महत्व है।